चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ टुडे 10 और 11 मार्च का। कल संडे था तो आता नहीं है। तो पहला ये क्वेश्चन बन सकता है नाटो, ठीक है। तो अभी स्वीडन क्या बोलते हैं, नाटो का 32वां सदस्य बन चुका है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कौन से नंबर का बना ये, तो 32 नंबर का ये सदस्य बना है, ठीक है। तो 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को देखते हुए फिनलैंड के साथ, पहले इसके पहले 31वां फिनलैंड बना था, ठीक है। तो नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था और 2023 में फिनलैंड, 2023 में तो फिनलैंड बना था और 2024 में अब स्वीडन भी बन गया है। अब देखो स्टेटमेंट कहां से आएगा कि नॉर्डिक देश के सभी देश इस समूह में शामिल हो गए हैं। तो जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं, देखो नॉर्डिक कंट्रीज इनको बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर डेनमार्क है ये, ठीक है। चलिए, और इधर आइसलैंड वगैरह भी है। नाटो के विस्तार का महत्व क्या, तो इसमें प्रीलिम्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही सही, बाकी हम नाटो के बारे में भी देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस समूह की रक्षा क्षमता और अधिक बढ़ गई है। बाल्टिक सागर में लोकेशन बता रहा हूं आपको। इस क्षेत्र समूह का सामरिक प्रभाव बढ़ेगा, सदस्यों को मजबूत रक्षा का सहयोग मिल सकेगा और स्वीडन के पास विश्व स्तरीय रक्षा सहयोग भी है। एक बार बाल्टिक सी, ये वाला जो है ना, ये बाल्टिक सी है, ठीक है। अब नाटो के बारे में अगर हम बात करें तो जो नाटो है ये एक ट्रांस अटलांटिक राजनीतिक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना उत्तरी अटलांटिक संधि 1959 के द्वारा हुई थी, ये ध्यान रखना है। कब बना था ये, तो 1949 में ये बना था, ठीक है। और इसको वाशिंगटन संधि भी कहते हैं, ध्यान रखनी है इसको, वाशिंगटन संधि भी इसको कहा जाता है। मुख्यालय कहां पर है इसका, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना क्या है, सोवियत संघ के विस्तारवाद को रोकना, राष्ट्रवादी सैन्यवाद को फिर से उभरने से रोकना, राजनीतिक एकीकरण करना। इसकी मजबूत अनुच्छेद 5 क्या कहता है, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, मतलब अगर किसी एक सदस्य के ऊपर हमला होता है तो फिर सभी सदस्यों के ऊपर हमला माना जाएगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नाटो की सदस्यता ऐसे किसी भी यूरोपीय देश के लिए खुली है जो इसकी स्थापना संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाए, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में सहयोग प्रदान करे। 12 संस्थापक देश हैं इसके, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। बाद में इसका 10 बार इसका विस्तार हो चुका है और 12 से बढ़कर 32, और अभी बोस्निया हर्गोविना, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये इसके संगठन हैं। तो याद रखना है अभी हमें कि क्या बोलते हैं, जो स्वीडन है ये भी क्या बोलते हैं इसका सदस्य बन गया है, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, ये यहाँ पर मैप देख ही सकते हो आप, ये सारे सदस्य इसका देश है। अच्छा, टर्की भी इसका देश है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो ये आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। तो ये क्लियर। अगर अगली न्यूज चलते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके बाद वाले न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के आधिकारिक प्रतिनिधित्व मंडल ने अफगान अधिकारियों के साथ वार्ता की। तो जो भारत का भी अफगानिस्तान की ओर लोगों को भारत की ओर दी जाने वाली जो मानवीय सहायता है और व्यापारियों द्वारा जो चाबार बंद का है ईरान में, ये ध्यान रखना, अफगानिस्तान की न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो समझ लेना। चाबार पोर्ट जो है ईरान के उपयोग के मुद्दे पर चर्चा की गई। अगस्त 2023-21 में जो तालिबान द्वारा क्या बोलते हैं अमेरिका वहां से चला गया था और फिर तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था, तब से भारत के अफगानिस्तान के संबंध क्या रहे। एक तो हमने काबुल में तकनीकी मिशन, ठीक है, जून 2022 में मानवीय सहायता को आगे बढ़ाने और प्रयासों में समन्वित करने के लिए खोला गया था। शिक्षा, अफगान छात्रों के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, हमने छात्रवृत्ति योजना जारी करी थी। चापार बंद का सभी मार्गों में निरंतर जारी रखा। चुने थे क्या, एक तो वैचारिक मतभेद है, ठीक है, भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और वो तो बराबर है ही। मानवीय चुनौतियां हैं, ठीक है, वहां महिलाओं के अधिकार नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है। सीमित द्विपक्षीय संबंध है, ठीक है, दिल्ली में अफगानिस्तान के अफगान दूतावास को बंद कर दिया है। अफगान छात्रों को वीजा देने से इनकार। क्षेत्रीय भू राजनीति, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर ईरान वगैरह का चलता रहता है कॉन्फ्लिक्ट। आगे की राह क्या है, एक तो व्यवहारिक कूटनीति बनाने की जरूरत है। एससीओ में इनके साथ में इनकी चर्चाएं बढ़ानी चाहिए, दोनों देशों को आपसी संपर्क बढ़ाना चाहिए, बिकॉज अफगानिस्तान एक बहुत जरूरी पार्टनर है। अगर हम उसको नहीं लेंगे ना तो उधर चाइना आएगा और वो फिर उसको एनेक्स करेगा। और अपन जैसे हम क्या बोलते हैं इधर, सॉरी मालदीव बोल रहा हूँ, म्यांमार में जैसे अभी हम पीछे हुए ना, क्योंकि हमने इसी वजह से म्यांमार का सपोर्ट नहीं किया और फिर क्या बोलते हैं आज वहाँ पर चाइना का बहुत अच्छा डोमिनेंस है, तो उसके कारण हमारा पड़ोसी हमसे चले जाते हैं। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी क्या है, तो अफगानिस्तान को भारत के लिए मध्य एशिया क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऊर्जा और संसाधन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तापी पाइपलाइन है, ठीक है, पाकिस्तान आधारित, तो ये पाकिस्तान क्या बोलते हैं आतंकवादियों से निपटने के लिए भी कर सकता है। और चलिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने व्यापार आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो क्या बोलते हैं, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार जो संघ है, EFTA है जो, ठीक है, उसने क्या बोलते हैं एक व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता किया है। तो इस समझौते में 14 अध्याय शामिल है, ये ध्यान रखना है हमें पहले तो, ठीक है। वस्तु एवं सेवा, वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी, निवेश प्रोत्साहन, बौद्धिक संपदा अधिकार, याद रखना IPR इसमें है।
चलो, टेपा के प्रमुख नियमों पर अगर हम बात करें तो टेपा के जो मुख्य बिंदु हैं तो क्या बोलते हैं, जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 15 वर्षों में $100 बिलियन का एफडीआई लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एफपीआई किसमें शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश को शामिल नहीं किया गया है, एफडीआई को शामिल किया गया है। जो मुक्त व्यापार समझौते में पहली बार इस समझौते में लक्ष्य आधारित निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई है, ध्यान रखना है। 100% गैर कृषि उत्पादों को प्रवेश दिया जाएगा। बौद्धिक संपदा अधिकारों से भी रिलेटेड इसमें है। सेवा क्षेत्र संबंधी सुविधाएं इसमें शामिल की गई है। सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी, ईएफटी देशों में भारतीय कंपनियों को, ठीक है। अच्छा, पेशेवर सेवाओं में पारस्परिक समझौते, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। टेपा का महत्व क्या होगा, तो एक तो दक्षता बढ़ेगी, निरंतरता आएगी, क्या बोलते हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पहले बढ़ेगी, तो ये तो हम मेंस में यूज कर सकते हैं। हाँ, ये ईएफटीएफ के बारे में जान लो। अंतर सरकारी संगठन है, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने मजबूत करना है। वर्तमान में सदस्य इसके ओनली 4 हैं, याद रखना, आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टीन और आइसलैंड, ये देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1960 में इसको स्थापित किया गया था, तब इसके संस्थापक सदस्य 7 थे। तो ऑस्ट्रेलिया था, डेनमार्क था, ग्रेट ब्रिटेन था, नॉर्वे था, पुर्तगाल था, स्वीडन था, स्विट्जरलैंड था, ठीक है। तो बहुत ही कम लोग अब इसके वो बचे हैं, बाकी सबने ज्वाइन नहीं हटा दिया। इरडाई वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इरडाई से क्वेश्चन आ चुके हैं। भारतीय बीमा और जो इरडाई है, इसने बीमा अधिनियम 1938 और इरडा अधिनियम 1999 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विनियमन तैयार किए हैं। तो विनियमन में क्या बोला गया है, 8 अलग अलग विनियमों को एकीकृत और व्यापक फ्रेमवर्क के अंतर लाया जाएगा। पॉलिसी हितधारकों के हितों को संरक्षण करना, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना, फ्री लुक पीरियड, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। फ्री लुक पीरियड क्या है, तो पॉलिसी संबंधी दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन होंगी। तो फ्री लुक पीरियड कितना होगा, पॉलिसी स्थापित होने से पॉलिसी संबंधी दस्तावेज होने की तारीख से 30 दिन। ये बिना किसी पेनल्टी के पॉलिसी वापस करने की अवधि होती है। तो फ्री लुक पीरियड क्या है, बिना किसी पेनल्टी के पॉलिसी वापस करने की अवधि। और अब वो कितनी है, पॉलिसी संबंधी दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन। जीवन बीमा के लिए प्रस्ताव स्तर पर नॉमिनी की जानकारी एकत्र करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप दिया जाएगा प्राइवेसी को। बीमाकर्ता गलत बिक्री और अनुचित व्यावसायिक पद्धतियों पर रोक लगाएगा। प्रत्येक बीमाकर्ता हर कार्यालय में शिकायतों के पंजीकरण और निपटान के लिए एक प्रणाली स्थापित करेगा, ठीक है। चुनौतियां क्या है, तो एक तो इंश्योरेंस पेनेट्रेशन जो है वो केवल 4.2% है, और जबकि जो बीमा घनत्व है ये $91 है, ठीक है। बीमा क्लेम का निपटान काफी देरी में होता है। बीमा की प्रीमियम ज्यादा है, जागरूकता का अभाव है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें। इडा क्या है, तो इडा एक वैधानिक निकाय है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अधिनियम 1999 के तहत बनी थी। भारत में बनाना पॉलिसी धारकों की सभी के लिए बीमा अपने विजन के लिए काम कर रहा है। 2047 तक इसका विजन है, ये ध्यान रखना है। हाँ भाई, ये दोनों न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा की भूमिका संविधान में मूल ढांचे का हिस्सा है। सीता सोरेन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा की भूमिका को संविधान के मूल ढांचे का इसलिए माना है, और इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा के चुनाव अनुच्छेद 194(2) के दायरे में आते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 194(2) क्या कहता है, जो इनके 194 है विशेषाधिकारों से संबंधित, तो राज्यसभा के चुनाव 194(2) के दायरे में आते हैं। और अनुच्छेद 194(2) के तहत किसी राज्य के विधानमंडल की व उसके सदस्यों की शक्तियां विशेषाधिकारों आदि से संबंधित है। मूल ढांचे का सिद्धांत क्या कहता है कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताओं को संसद द्वारा निरस्तित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। आर्टिकल 79 और 80 में इसका गठन किया गया है। संसद में राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा का महत्व क्या है, जल्दीबाजी और अनुचित निर्णय पर रोक लगाता है, संघीय द्विसदनीयवाद को बढ़ाता है, विशेष शक्तियां जैसे कि राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बनाने की, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने की, ठीक है। और राष्ट्रपति को भी उपराष्ट्रपति को कहां से हटाया जा सकता है, तो ओनली राज्यसभा से ही हटाया जा सकता है। प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसमें क्या बोलते हैं, 2003 में राज्यसभा के संबंधित राज्य के निवासी संबंधित प्रावधान हटने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विधायी राज्यसभा की उपेक्षा करना, संघीय कार्यपालिका की जवाबदेही, ठीक है। राज्यसभा के पास में कोई शक्तियां नहीं है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव। राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये अमेरिका में है कि भाई वहां पर 50 स्टेट्स हैं, तो उनमें हर एक को 2-2 सीट्स है और टोटल 100 है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जनसंख्या के आकार के रूप में है। संघ को राज्य के सभी सभा सदस्यों और जिन राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बीच क्षेत्रीय संबंध बहाल करने चाहिए, सही है। चलिए, हाँ भाई, तो ये एसआर बॉम्बे जो केस हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। ये राष्ट्रपति
तो जो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ थी जिसने एसआर बॉम्बई निर्णय बोला जाता है, तो उसके अभी 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये जो निर्णय था ये अनुच्छेद 356 का दायरा निर्धारित करता था। अनुच्छेद 356 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 56 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से है, और अगर वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो उस राज्य में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें तो 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसको अनुमोदित करना पड़ता है। ये ध्यान रखना, 2 माह के भीतर, और हर 6 माह में क्या बोलते हैं, उसको संसदीय अनुमोदन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और अगर हम इस एसआई बॉम्बई की केस की थोड़ा सा पृष्ठभूमि पे जाएं, तो जो 1989 में जो कर्नाटक के तत्कालीन राज्यपाल थे, उन्होंने राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की, और सिफारिश इसलिए करी क्योंकि 19 विधायकों ने सत्तारूढ़ दल से समर्थन वापस ले लिया था। अतः राष्ट्रपति ने राज्य सरकार से बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इस पर बर्खास्त सरकार के मुख्यमंत्री एसआर बॉम्बई ने सुप्रीम कोर्ट का, तो एसआर बॉम्बई जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस बात से पहले भी शीर्ष न्यायालयों में कई राज्यों, मेघालय, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल में कई इस तरह के मामलों की समीक्षा कर चुका था। तो अब हमें यह जानना जरूरी है कि भाई निर्णय के मुख्य बिंदु क्या रहे, कि किसी राज्य की सरकार बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति पूर्ण नहीं है। मतलब दूसरे शब्दों में न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो अगर कोई राष्ट्रपति ने अवैधता, दुर्भावना, असंगत विचारों, सत्ता का दुरुपयोग, धोखाधड़ी के आधार पर, तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस वाद में राजस्थान जो क्या बोलते हैं 1977 का जो निर्णय था उसको खारिज कर दिया था कि नहीं कर सकता है। इन्होंने बोला भाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, एब्सोल्यूट पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है हमारे देश में। संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, ये ध्यान रखना। तो पहले संसद की मंजूरी होगी तभी जाकर के राज्य विधानसभा भंग की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तब तक राज्य विधानसभा को केवल निलंबित रखा जा सकता है, और 2 माह के भीतर उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तो बर्खास्त निलंबित सरकार स्वतः बहाल हो जाएगी। राज्यपाल की शक्ति को संतुलित करने का प्रयास किया गया, संघवाद की भावना बनी रही, और क्या बोलते हैं किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण केवल विधानसभा में होना चाहिए। तो कुछ छोटी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सेला टनल, पहली न्यूज़ जो है, तो अभी प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला टनल का उद्घाटन किया। तो सेला टनल के बारे में बात करें तो इसका निर्माण किसने किया है? पहली बात तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नहीं किया है, इसका किसने किया है? सीमा सड़क संगठन ने। इंपॉर्टेंटली याद रखना, सीमा सड़क संगठन ने। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में तवांग तेजपुर असम से जोड़ने वाली सड़क पर निर्मित है। दूसरी बात याद रखना कि जो कामेंग टू मतलब अरुणाचल प्रदेश टू असम जाते हैं उस वाली सड़क पर ये बनाई गई है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM इस मेथड का इसमें यूज किया गया है। ये मेथड क्या बोलता है कि फैलाए गए कंक्रीट और अन्य सपोर्ट की मदद से टनल परिधि को स्थिर करने की एक सहायक विधि है। NATM विधि टनल की स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए एक नियमित निगरानी का उपयोग करती है। दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है, 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर है, और हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है टनल। एक ये कुछ अभी पार्थेनोजेनेसिस, तो वैज्ञानिकों ने पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन करने हेतु एक फ्रूट फ्लाई को आनुवांशिक रूप से, तो फ्रूट फ्लाई को क्या बोलते हैं, इन्होंने आनुवांशिक रूप से संशोधित किया है। पार्थोजेनेसिस की बात करें तो ये एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। एक मादा अपने अंडाणु को शुक्राणु के साथ निषेचित किए बिना भ्रूण विकसित कर सकती है। देखो, एक होता है लैंगिक जनन जिसमें क्या बोलते हैं मादा और जो क्या बोलते हैं नर होता है उनकी जरूरत पड़ती है, और मादा का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु की जरूरत पड़ती है, तभी जाकर के वो किया जा सकता है। अलैंगिक जनन प्रक्रिया में इनके बिना किया जा सकता है। प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस के 2 रूप हैं। एक होता है ऑटोमिक्सिस, ये ज्यादातर सार्क में पाया जाता है। माता का DNA थोड़ा बदल जाता है ताकि ऐसी संतान पैदा हो सके जो लगभग माता के परंतु एकदम माता के समान ना हो। एपोमिक्स एक प्रकार का आनुवांशिक कॉपी कट पेस्ट है। इसके तहत पैदा हुई संतान मूल रूप से प्रजाति का सटीक क्लोन होती है। पादपों में इस प्रकार के, तो देखो यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखनी। ऑटोमिक्स इसमें बिल्कुल माता के जैसी नहीं होगी, ठीक है, और एपोमिक्स इसमें बिल्कुल माता के जैसी होगी। सिंपल। गोल्डन लंगूर, तो भारत में कितने लंगूर हैं? 7,396 गोल्डन लंगूर हैं। इंडेंजर्ड है ये, ध्यान रखना हमें, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये इंडेंजर्ड है। दूसरी बात परिशिष्ट वन में है, अनुसूची वन में है। हाँ, ये ध्यान रखना हमें। ये वर्ल्ड मंकी के सबसे बड़े समूह से संबंधित है। बंदरों को कोलम्बाइंसिस कहा जाता है। कोलम्बाइंसिस पत्ती खाने वाले प्राइमेट होते हैं जिनको जुगाली करने वाले के समान बहुकोष्ठीय पेट होता है। ये एशिया अफ्रीका की बंदूर प्रजातियों में पाए जाते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी विशेष रूप से अमेरिका में। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी एशिया अफ्रीका और न्यू वर्ल्ड मंकी अमेरिका महाद्वीप। गोल्डन लंगूर की फर का रंग मौसम के अनुसार बदलता रहता है, ये ध्यान रखना है भाई। फर का रंग मौसम के अनुसार बदलता रहता है। गर्मियों में क्रीम रंग का और सर्दियों में सुनहरे रंग का हो जाता है।
प्रकृति में दिनचर्या है, वृक्षों पर रहते हैं, 3 से 15 सदस्यों के झुंड में रहते हैं। असम और भूटान की तरफ पाए जाते हैं, तो असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और भूटान में ये पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शंस, तो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की जैव विविधता पर संधि। तो ये संधि क्या बोलती है? पर ब्लू लीडर्स हाई लेवल इवेंट ने राष्ट्रों से संधि की अभिपुष्टि करने का क्या बोलते हैं आग्रह किया। कम से कम 60 देशों के द्वारा अभिपुष्ट लागू करने के बाद ही होगी। तो ये संधि 60 देश कम से कम इसमें, अब तक 88 हस्ताक्षरकर्ताओं में से केवल 2 ने ही इसकी अभिपुष्टि की है। भारत ने अभी तक इस पर साइन भी नहीं की है। चलो, तो ये क्या बोलते हैं? तो खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि को 2023 में अपनाया गया था। तो ये संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है, पहली बात तो ध्यान रखनी है। इस संधि को संयुक्त राष्ट्र कानूनी अभिसम अनक्लोज के फ्रेमवर्क, तो अनक्लोज इसको लेकर के आया था। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और उनके संधारणीय उपयोग से खुले समुद्र में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, समुद्री आनुवांशिक संसाधनों, सीधी सी बात है कि भाई जो एरिया किसी का भी नहीं है, जो ओपन सीज वाला एरिया है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। सी डिफेंडर्स, तो समुद्री सुरक्षा अभ्यास है ये, ठीक है। किसके बीच में हुआ है? तो भारतीय तटरक्षक बल और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड, तो यूएस और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप में। मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग MPLS राउटर, तो भारत का सबसे तेज और स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। साइंस टेक जो ICT हमारा टॉपिक होता है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, ठीक है। तो भारत का सबसे तेज और स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग MPLS राउटर को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। दूरसंचार विभाग और C.DOT के सहयोग से बेंगलुरु की इन्वेंट्री सिस्टम ने विकसित किया है। 2.4 टेराबिट्स प्रति सेकंड इसकी स्पीड है। भारत के पहले स्वदेशी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम निवेटी NIOS पर चलता है ये, ठीक है। तो भारत का जो पहला स्वदेशी सिस्टम है उस पर MPLS दूरसंचार राउटिंग तकनीक है। तकनीक नोड्स के बीच डेटा को डाइट करने के लिए नेटवर्क एड्रेस की बजाय लेबल्स का यूज करती है। मुख्य कार्य पूर्व निर्धारित नेटवर्क के पथों पर पैकेट्स भेजकर नेटवर्क कनेक्शन को गति प्रदान करना है। सबरूम लैंड पैट, तो त्रिपुरा ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया। तो त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबरूम लैंड पोर्ट की बात करें तो ये याद रखना, फेनी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। भारत बांग्लादेश के बीच यात्रियों और कार्गो की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा। लैंड पोर्ट है ये। राष्ट्रीय राजमार्गों आदि के सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इन्हें लैंड कस्टम स्टेशन, इमिग्रेशन चेक पोर्ट्स के लिए बनाया गया है। भारत में सब रूम लैंड पोर्ट्स को छोड़ करके 11 लैंड पोर्ट्स परिचालित है, ठीक है। गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मनाया गया है, ठीक है। वार्षिक महोत्सव है, गोरसम चौटेन पर आयोजित किया जाता है। 93 फीट ऊंचा स्तूप है। स्थानीय बौद्ध भिक्षु लामा प्रधार ने कराया था। जीरो वेस्ट फेस्टिवल जेमिथांग द्वारा सिविल अधिकारियों के द्वारा इसको किया जाता है। जेमिथांग घाटी का ऐतिहासिक महत्व है। 14वें दलाई लामा ने तिब्बत से निर्वासन के बाद यहाँ शरण ली थी। भूटानी लोग भी शामिल हैं। चलिए, लचित बोरफुकन, तो ये इनकी फोटो है। तो असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति हैं ये, ठीक है। इनकी अभी मूर्ति बनाई गई है। तो इनका जन्म हुआ था जनजातीय लोगों को, इन्होंने सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को हराया था, ध्यान रखना है। सराय घाट की लड़ाई में इन्होंने मुगलों को हराया था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कैडेट को ललित ये पुरस्कार दिया भी जाता है। हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है। लचित बोरफुकन असम हीरो टू होल्ड द मुगल्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। जीवन मूल्य तो ये थे ही सिंह। चलिए, तो इसी के साथ में हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो आज का इम्पोर्टेंट था। चलिए, धन्यवाद।